हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो क्लास 12 हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है एंड चैप्टर नंबर 2 भी हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, दैट इज एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोगों को पहले का बता देता हूं ताकि इस चैप्टर को समझने में आप लोगों को आसानी हो। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और उसको जरूर देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इसका इकोनॉमिक्स मैराथन का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर में हम लोगों ने बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा, और इन तीनों के अंदर में हम लोगों ने उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, यानी कि क्या क्या कमियां थी। नाउ चैप्टर नंबर 2 जब हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि 40 साल में, यानी कि आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट ने वो कौन कौन से पॉलिसीज बनाई उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। और इस चैप्टर के अंदर में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं, बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने का सीन यही है कि पिछले 40 साल के अंदर में जहां पे हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई, यानी कि अपने चीजों को, जो उन्होंने टारगेट, जो उन्होंने गोल बनाया था, उस चीज को वो अचीव करने में वो फेल रही, तो उस कंडीशन में हमारे अंदर, इंडिया के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। उस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम लेना जरूरी था। जो उस समय हमारे इंडिया के अंदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री भी रहे अभी तत्कालीन कुछ समय पहले, एंड उस समय जो थे 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही क्या किया, हमारे इकोनॉमी को बचाया भी, यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए। अब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, 1991 में उसका क्या मेन पर्पस था, आइए चैप्टर के अंदर में चलते हैं और अब हम वहां पे समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों बदलाव, चेंजेस। रिफॉर्म का क्या मतलब है? चेंजेस, बदलाव के बारे में बात की जा रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट सिंस 1991। ठीक है, 1991 में पॉलिसी लाई गई थी इन ऑर्डर टू सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस। एलपीजी लाने का मेन पर्पस ही यही था कि इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना, एंड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सेलरेट का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना। जो हमारी इकोनॉमी जो है 1% से बढ़ रही थी, उस 1% को आगे लेके जाना था, इकोनॉमिक के ग्रोथ को बढ़ाना था। और आप सभी को पता है इकोनॉमिक का ग्रोथ तभी बढ़ पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी कि जीडीपी इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो वन लाइन में क्या हुआ, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने इस चीज को पढ़ा, is called economic reforms. It also known as, इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच कंसिस्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। इट इज नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना? एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हुआ? ओके। बात आता है कि एक कॉमन क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाई व्हाई देयर वाज नीड फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिफॉर्म। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आना पड़ा इन 1991 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्यों बदलाव लाने की जरूरत थी? तो आइए उन सारे बदलाव के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों लाना जरूरी था। सबसे पहला पॉइंट, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, माउंटिंग का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी दिन प्रतिदिन लॉस में जा रही थी। ठीक है, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे अस बिल। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम फॉरेन बिल को क्या कर सके, पे कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था। तो उस कंडीशन में हमें ये स्टेप लेना पड़ा। आइए बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। देखो,
लिखा है क्या, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट हैड बिन माउंटिंग ईयर आफ्टर ईयर। हर साल ये जो है ग्राफ की तरह ऐसे माउंटेन मतलब कि बढ़ती जा रही थी, घाटा होता जा रहा था, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। ऑन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा बढ़ रहे थे, उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको बोला जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसा एग्जांपल बता, जैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देना, जैसे नई नई गाड़ियां खरीद लेना, वो सब क्या है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो उस समय हमारे गवर्नमेंट के भी जो खर्चे हैं वो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते जा रहे थे, जिसके वजह से क्या था, ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, ड्यू टू persistent rise in fiscal deficit, there was corresponding rise in public debt, और साथ ही साथ उधार भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी, देयर वाज पॉसिबिलिटी दैट द इकोनॉमी माइट लीड टू अ डेट ट्रैप सिचुएशन। मतलब जब आपके एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते चले गए, तो जो उन्होंने पहले लोन ले रखा था उसके इंटरेस्ट को भी वो नहीं पे कर पा रहे थे, और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रिसीट कम हो रहा है, ऊपर से साथ ही साथ आप और लोन ले रहे हो। उस कंडीशन में आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप सिचुएशन, यानी कि उधार के जाल में बुरी तरीके से फंस जाना। जैसे अभी उस समय क्या है, जैसे कि पाकिस्तान हर जगह से उधार ले रखा है ना, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, रीपेमेंट कर सके। ठीक है, thus it becomes essential for the government, इसलिए गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया टू रिड्यूस इट्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, एंड रीस्टोर फिस्कल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, और हम अपने इकोनॉमी के अंदर में जो पैसों से रिलेटेड जो है उसको डिसिप्लिन को लेकर आना जरूरी है, ताकि हम अपने इकोनॉमी के क्राइसिस से बाहर आ सके। बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था आपका माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। सेकंड, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट? आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आ चुके हो, वहां पर हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर भी पढ़ा था, है ना। तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है कि यहां पर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे चीजों। देखो क्या लिखा है, व्हेन रिसीट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स शॉर्ट ऑफ देयर पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है। जब एक्सपोर्ट कम करेगी तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे इकोनॉमी के अंदर में आएगा ही नहीं, लेकिन जब आप इंपोर्ट करोगे तो हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, तो हमारे पास करेंसी आ नहीं रही है बल्कि जा रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो निगेटिव में चला जाता है। तो क्या बोला कि व्हेन रिसीट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉल शॉर्ट ऑफ देयर पेमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। ठीक है, डिस्पाइट द restrictive policy adopted by the government till 1990। 1990 तक गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसको हम लोग इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा था कि हम भाई बाहर से गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर में इंपोर्ट का जो सिलसिला था वो रुका नहीं, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो फॉल हो गया। ठीक है, import substitution and export promotion, the desired result could not be meet। तो जो हमें चाहिए था उस चीज को हम लोग क्या कर रहे थे, अचीव नहीं कर पा रहे थे जो हमने सोचा था, जस्ट बिकॉज कि हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। आगे देखते हैं, आर एक्सपर्ट कुड नॉट compete in terms of price and quality in the international market। मतलब कि हमारे जो हमारी जो देश की जो कंपनियां हैं वो हम क्या है, फॉरेन कंपटीशन को टक्कर नहीं दे पा रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट के अंदर में डिमांड होगा, और जब डिमांड ही नहीं होगा तो हम सप्लाई क्यों करेंगे, जब सप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश का जो जीडीपी क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट
there was a slow growth of export and rapid increase in import. Accordingly, the burden of foreign debt service increased, उसके बाद है tremendously, and to lead to the डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और यही कारण था कि हमारे देश के अंदर में फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व की इतनी कमी हो गई कि हम बिल को भी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसके अंदर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स बहुत ही आसान होगा बच्चों। ठीक है, आपको चीजों को पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, नाउ थर्ड, गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस क्या होता है? देखो, इसके अंदर में क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ इराक वॉर इन 1991 प्राइस ऑफ पेट्रोल सट अप। अब 1990-91 में इराक का वॉर हुआ था, उस कंडीशन में जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ गया था। बिसाइड्स इंडिया यूज्ड to receive huge amount of remittance from the Gulf countries in terms of foreign exchange। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, बाहर से बहुत ही ज्यादा रेमिटेंस यानी कि भेजे गए गल्फ कंट्री से इंडिया को हेल्प करने के लिए। आप ऐसा कह सकते हो, कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू का क्या फुल फॉर्म होता है बच्चों? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आपको पता है, हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर में पढ़ा बच्चों कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको प्रायोरिटी दी गई थी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेकेंडरी रखा गया था, और उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज इंपोज की गई थी, जैसे कि आपको लाइसेंस लेना है, आपको ये लाइसेंस लेना है, आपको ये रूल को फॉलो करना है, तो वो सारी चीजें थी। तो उस समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने उस 40 साल में क्या किया, पूरा जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो गया जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। इसलिए यहां पर बोला गया क्या, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डेट डीजनरेशन इनटू द लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी बढ़ती चलेगी। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज इंकरिंग लॉस, उनको लॉस होने लगा, एंड टू परफॉर्मेंस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब कि ना के बराबर ही था, उनसे सेटिस्फेक्शन था गवर्नमेंट। ऑन अकाउंट ऑफ दोज फैक्टर्स इट बिकम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इनिशिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। क्लियर? ओके, नाउ आगे चलते हैं। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सारा खेल तो इसी का था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ही नहीं। ठीक है, क्या बोला गया, इन 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल्स to such a low level that there was not enough to pay an import bill of even 10 days। 10 दिन का बिल भी हमारे पास पे करने के लिए पैसा नहीं था, इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल कर गया था। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैड टू हेल्पलेस रिसोर्ट टू पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एज अ सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ही सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि देखो आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आओ, और आपने जो भी फेलियर्स रहे हैं पास्ट 40 इयर्स में आप उसको करेक्ट करो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए आपके, क्या चीज के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की क्यों जरूरत पड़ी। पहला है माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, गल्फ क्राइसिस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइज इन इंपोर्ट एंड फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। What is new economic policy? Briefly explain it। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू एन एडॉप्शन ऑफ अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं हम लोग निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, एलपीजी विच एम्स टू
रेंडरिंग द इकोनॉमिक मोर एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट। तो एलपीजी लाने का मेन पर्पस यही था कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो और हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट को क्या करें, अचीव करें। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर इंडिपेंडेंस एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी ध्यान ले लो आप। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर गिविंग पब्लिक सेक्टर अ मेजर रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वी हैड टेकन अ यू टर्न फ्रॉम द पॉलिसीज इन 1991, यानी कि 1950 से लेकर 90 में जो भी हमने पॉलिसी बनाई थी, अब हमने क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया वहां से। विच प्रमोट पब्लिक सेक्टर, ठीक है। द immediate reason was that we were not having a foreign exchange for import for even 15 days. For eradication of crisis, we approached World Bank and IMF. तो उस समय हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि हम 10 से 15 दिन के बिल को भी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अप्रोच किया किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर, ओके। रीजंस क्या क्या थे, ग्रोथ रेट वर नॉट हाई एज एक्सपेक्टेड। उस समय हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। सेकंड क्या रीजन था, फिस्कल डेफिसिट वाज वेरी हाई देन टर्म्स ऑफ 5.4% ऑफ जीडीपी। यानी कि उस समय हमारी इकोनॉमी की 100 रुपए की अगर इनकम है तो हम 5.40 यानी कि 5 रुपए 40 पैसा हम लोग लॉस में थे हर एक 100 रुपए में, ठीक है। थर्ड है इन्फ्लेशन रेट वर इन डबल डिजिट, और हमारे देश का जो राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में पहुंच गया था। और करप्शन वाज रैम्पेड, ठीक है। करप्शन की तो बात ही मत करो, उसकी तो कोई पॉइंट ही नहीं। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट वाज लेस देन 1%। और हमारे देश के अंदर में जो ग्रोथ रेट था एम्प्लॉयमेंट का वो कितना परसेंट था, 1%, यानी कि रोजगार भी नहीं था। और भाई एम्प्लॉयमेंट होगी भी क्यों, जब आपको पता है कि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो भाई मैं आप लोग को हायर क्यों करूं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या था, 1% था बस हमारी इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। सजेशंस क्या क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर, यानी कि मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। क्या सजेशन मिला कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाओ और कोशिश करो कि इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में लिया जा सके। स्ट्रक्चरल मेजर में क्या था, इंट्रोड्यूस एलपीजी, है ना, और लिबरलाइजेशन लेकर आओ, प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ। अब आता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बच्चों ध्यान से सुनना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सब से उन सबको आजाद कर देना। यानी कि अब आप लोगों को जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों को फॉलो करने का, यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग, इन सब को विड्रॉ कर लिया गया। आइए पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम द डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंट्रोल इम्पोज किए गए थे प्राइवेट सेक्टर पे, उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया क्या गया और उनको आजाद कर दिया। रिमूवल ऑफ restrictions which were governing private sector and allowing private sector to produce in those areas which was earlier prohibited। अब जो है प्राइवेट सेक्टर को ये बोला गया कि पहले जिस चीज के लिए मना किया है आप उसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा बनाओ। अरे भाई शुरुआत के 40 साल पहले ही कर लेते तो आज हमारे इंडिया की यह हालत नहीं होती, ठीक है। मेजर्स एडॉप्टेड बाय लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन के अंदर में वो कौन कौन से मेजर्स स्टेप्स लिए गए, ठीक है। एक मिनट बच्चों, चलो
तो मेजर्स एडॉप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन, वो कौन कौन से मेजर्स एडॉप्ट किए गए थे? एबोलाइशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहले तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिन जिन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी खत्म करो। एबोलाइज का मतलब होता है खत्म करना। सेकंड है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज जो है गवर्नमेंट ने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम 4 से 5 सेक्टर्स को ही हम अपने पास रखेंगे, बाकी सब प्राइवेटाइज कर दो। जैसे आर्म्स बनाना, गैस हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जल बोर्ड हो गया, यानी कि वाटर से रिलेटेड हो गया, ये सब गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, बाकी सबको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, अब आप आसानी से बाहर से, विदेशों से आप कैपिटल गुड्स मंगा सकते थे, ये सारी चीजें यहां पर लेकर आई गई। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इसके अंदर में क्या है? उनके लाइसेंस को हटा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स वाज अलाउड टू मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर्स में आप प्राइवेट सेक्टर जा सकते हैं। अर्लियर मेनी गुड्स वर रिजर्व, पहले था कि हम सारा का काम ये पब्लिक सेक्टर करेंगे, लेकिन अब क्या है? रिजर्व को हटा दिया गया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ इट हैज टू बी डी रिजर्व, जो पहले रिजर्व कर रखा था अब उसको डी रिजर्व कर दिया। अब इसको कोई भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर करे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मार्केट इज अलाउड टू डिटरमाइन प्राइसेस, अब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप क्या प्राइस तय करना है, वो देखो एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया, क्या चीज के? लिबरलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब एक बार लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तब ग्लोबलाइजेशन भी था। ग्लोबलाइजेशन के अंदर में क्या है? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जिसको अगर आप देखो तो ये नोएडा के अंदर में भी है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बहुत सारे स्टेट में ये जोन बनाया गया जहां पर बाहर से आए हुए जितने भी फॉरेन कंपनीज है उनको वहां पर बुलाया गया कि आप हमारे कंट्री के अंदर में आओ, प्रोडक्शन करो, हम आपको बेनिफिट्स देंगे, हम टैक्स में बेनिफिट देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट देंगे, हम आपको वो सारे के सारे चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। हम आप हमारे देश के अंदर में आओ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ, हमारे यहाँ रोजगार जनरेट होगा और ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। The financial sector reform. Financial sector is controlled through various rule and regulation of RBI. ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो गया, एलपीजी भी आ गया, तो अब फाइनेंस को भी सही करना था। तो यहाँ पर आरबीआई के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द मेजर एम ऑफ द रिफॉर्म्स इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। अब यहाँ पर आरबीआई जो हर एक चीजों को कंट्रोल कर रही थी, अब आरबीआई के रोल को थोड़ा सा क्या किया गया? कम किया। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। तो अब आरबीआई ने कहा कि देखो, हर एक चीज में तो मैं आपको नहीं कर सकता, लेकिन अब जो है आप एक काम करो, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जो आप खुद ही लो, जितने भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है। Tax reforms are concerned with fiscal policy. There are two types of tax, direct tax and indirect tax. आपको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पे बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कि जहां पे बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये आपको पता है। फॉरेन एक्सचेंज के क्या रिफॉर्म्स आए? इट इंक्लूड devaluation of Indian rupees in foreign market so as our goods becomes cheaper. डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे रुपए की वैल्यू को खुद से कम कर दिया। व्हेन गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस को फिक्स कर देती है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रुपीस के प्राइस को सस्ता किया ताकि हमारे सामान सस्ता हो। जब हमारे सामान सस्ता होंगे तो बाहर के विदेशियों को हमारे सामान सस्ते लगेंगे और वो हमारे इंडिया के सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है। सो एज आर गुड्स बिकम चीपर एंड मार्केट एंड आर एक्सपोर्ट में इंक्रीज एंड इंपोर्ट में फॉल। तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा गुड्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि बाहर वाले हमसे खरीद रहे हैं। ठीक है। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के अंदर में क्या है? दिस पॉलिसी एम्स, क्या क्या चीजें हैं? रिमूवल ऑफ क्वालिटेटिव
restrictions on import as well as export, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, टैरिफ रेट कम कर दिया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज abolished और एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कंपटीशन। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स स्टेप्स लिए गए किस चीज के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें और कम से कम हम क्या करें, इंपोर्ट करें। तो आई होप यहाँ तक आपको ठीक समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो है, इसका एक सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा मैं, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। तो बच्चों इस बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जो हो सके तो मैं शाम को आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।